हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी के हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं जिसकी कीमत सिर्फ 10,999 है, जिसमें 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग इज़ देयर। और अगर आप सिर्फ हमारे मॉक्स चाहते हैं क्लैट के, जो कि आपको 1599 में 35 प्लस मॉक्स 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। अगर आप एनएलसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप जो है हमारे डेमो क्लासेस या हमारे जो मॉक टेस्ट हैं इन सब की सारी डिटेल्स आपको, इन सारे कोर्सेज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड करके मिल जाएगा, या आप हमारी जो वेबसाइट है www.clatpoint.com उसको भी विजिट कर सकते हैं। देखो, आज की जो पहली न्यूज़ है ना वो आई है कि न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है यूएपीए के अंडर। देखो, मैं पहले तो एक शब्द में थोड़ा सा आपको ना न्यूज़ क्लिक के बारे में बता देता हूँ। न्यूज़ क्लिक जो बेसिकली ये वेबसाइट है, इनका जो कंटेंट होता है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में इनके काफ़ी सारे न्यूज़ चलते रहते हैं। प्रबीर पुरकिश्ता, आई थिंक ही इज़ द CEO एंड फाउंडर एंड एडिटर चीफ ऑफ, नॉट CEO, आई थिंक फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ हैं, इनका नाम है प्रबीर पुरकिश्ता। इनको अभी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने अंडर यूएपीए जो है वो अरेस्ट कर लिया है। यूएपीए आपको पता ही है, एक लॉ है जो काफ़ी समय से अपने आप में क्रिटिसिज्म का पात्र बना रहता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको अरेस्ट किया गया है। अब इस पे हम आएंगे, थोड़ा सा पहले यूएपीए पे जाते हैं, फिर कंटेक्स्ट को फिर से देखेंगे। तो व्हाट इज़ यूएपीए? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए 1967 में ये एक्ट आया था। इसमें 2019 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, जो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ तो, कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में पहले देख लो कि यार यूएपीए जो है ना वो इंडियन एंड फॉरेन नेशनल दोनों के ऊपर लग सकता है। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से यूएपीए किस पे लग सकता है, इंडियन, फॉरेनर, बोथ, या किसी पे भी नहीं, इस तरीके की चीज़ है। प्लस ये आप अगर जो काम भारत में करो, जैसे कोई आपने कुछ ऐसा काम किया जो यूएपीए के अंदर गलत है, तो वो आपने भारत के भूमि से बाहर भी किया, फॉरेन लैंड में भी किया, स्टिल ये एक पनिशबल ऑफेंस रहेगा। यूएपीए में की एक खास बात ये है कि ना 180 दिन का टाइम मिल जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को चार्जशीट फाइल करने के लिए। चार्जशीट मतलब अभी मतलब केस बनाने के लिए ही 180 दिन मिल जाते हैं, और ये 180 दिन भी बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल केसेस में नहीं अलाउ होता है। नॉर्मल केसेस में देयर इज़ अ सर्टेन टाइम जिसमें आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, फिर अगर नहीं हुआ तो फिर आपको उनको रिहा करना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बट ये यूएपीए के अंदर में ये चीज़ें नहीं हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है ये पावर देता है गवर्नमेंट को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन और अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लॉ है वो ये कहता है कि कब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनलॉफुल एसोसिएशन के कैटेगरी में आएगी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आएगी। पहला कि कमिट और पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म या प्रिपेयर फॉर टेररिज्म, प्रमोट्स और इनकरेज टेररिज्म या अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। ये अभी आपको मेरा क्विज में क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बताना। केरल में अभी एक संस्थान थी जिसको यूएपीए के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ी थी और काफ़ी सारी प्रूफ्स भी निकले थे उनके कि उनके इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो फ्रंट करके है। जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग नाम बताइएगा। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि यार पहले ना इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती थी, अब क्या है कि इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है यूएपीए के थ्रू। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए हैं उनको ये पावर देता है कि वो अप्रूव कर सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी सीज करने का, अटैच करने का, जो इसके अंदर दोषी पाया जाए या फिर जिसके ऊपर इसमें जांच चल रही है। इसके अलावा ये एक्ट जो है वो ये कहता है कि जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होते हैं या उनसे अबव होते हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द डीएसपी और एसीपी और अबव रैंक इन द ऑफिसर इन द स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट 2019 में किए गए थे। जो मेजर एक इसमें जो दो एक आपके अमेंडमेंट माने जाते हैं, पहला तो दिस इज जिसमें इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, दूसरा की प्रॉपर्टी अटैच करी जाती है। अब 3 इसके सेक्शन ना बड़े चर्चा में रहते हैं, आज के न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेंगे, तो वही 3 सेक्शन पहले देख लेते हैं। सेक्शन 15 जो है ना, इट इनग्राफ्ट्स द ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। सेक्शन 17 लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। ये तीनों सेक्शंस आपको डिटेल में अच्छे से पता होने चाहिए। सेक्शन 18 इनग्राफ्ट्स द ऑफेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एसेट्रा टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट। फिर से बोल रहा हूँ, 3 सेक्शन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 15, सेक्शन 17, सेक्शन 18, तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में भी बताया है, ठीक है।
इसमें देखो जब यूएपीए के बारे में हम पढ़ते हैं तो यूएपीए ट्रिब्यूनल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूएपीए ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक मेंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं। हु हैज़ टू बी अ हाई कोर्ट जज। अब ये रिटायर्ड है कि हाई कोर्ट जज है यार, ये आप कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। ये मेरे से मिस हो रहा है, जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है रिटायर्ड ही होगा, ये आप लोग कंफर्म करना। प्रोसीजर क्या है, आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल। कैसे यूएपीए ट्रिब्यूनल काम करती है, मान लो कोई एक्स संस्थान है, उसको अनलॉफुल घोषित कर दिया गया है अंडर यूएपीए, तो वो यहाँ पे अपील करेंगे ट्रिब्यूनल के अंदर विद इन 30 डेज, और जो है ट्रिब्यूनल जो है उसके बाद समय देगी कि आप प्रूफ करिए, जिसमें आप ये बात प्रूफ कर पाएँ ट्रिब्यूनल के सामने कि भैया हम जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमें फर्जी फंसाया गया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए अनलॉफुल, इट्स नोटिफिकेशन मस्ट रीच द ट्रिब्यूनल विद 30 डेज टू एजुकेट वेदर और नॉट दिस इज सफिशिएंट कॉज फॉर द मूव। द ट्रिब्यूनल देन कॉल्स अपॉन द एसोसिएशन बाय नोटिस इन राइटिंग टू शो कॉज विद 30 डेज वाई इट शुड नॉट डिक्लेयर अनलॉफुल, जो मैंने आपको बताया। फिर ये एक इंक्वायरी होल्ड करती है, डिसाइड करती है विद इन 6 मंथ, ये टाइम कैप है, और ये इसकी पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब थोड़ा कंटेक्स्ट देख लेते हैं अभी का, मैंने वैसे बता दिया है। तो इनको देखो सेक्शन 18 एंड 22 ऑफ एंटी टेरर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का एक्ट है उसके तहत यहाँ पे इनके ऊपर केस चलाया जा रहा है, प्लस आईपीसी के भी सेक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं, जैसे कि 153 सब क्लॉज ए, 120 सब क्लॉज बी ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये 2 सेक्शंस भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो, समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आज की टेक्स्ट वाले पेज पे एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ ये है कि शटडाउन ऑफ अफगान एम्बेसी। अफगानिस्तान की एम्बेसी जो है ना वो भारत में क्लोज हो गई है। अभी मुंबई और हैदराबाद में इनके कॉन्सुलेट्स हैं वो ओपन है, पर एम्बेसी बंद कर दी गई है अफगानिस्तान के द्वारा। रीज़न काफ़ी सारे रीजन्स हैं, मल्टी रीजन्स बता रहे हैं वो, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि भारत की गवर्नमेंट उनको कॉपरेट नहीं कर रही है, या एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि भारत की गवर्नमेंट वहाँ पे अभी जो तालिबान के लोगों का जब से सत्ता में आए हैं तो काफ़ी सारी नीड है सरकार चलाने में, मतलब सब मिला के फाइनेंशियली एड नहीं मिल रही है उनको, तो इस वजह से वो नाराज़ हैं और ये चीज़ उनके द्वारा करी गई है। तो इसमें कोई बहुत डिटेल में जाने वाली बात है नहीं, पता ही है। प्लस कल नोबेल प्राइज़ आए ही थे, तो आज जो है वो फिजिक्स के भी अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें पेरो अगस्टिनी, फेरेंट क्रोजेस, एनी एल हूलर, ठीक है, ये 3 लोगों को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ऐसा इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से मिला है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए ना कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई है। इसको ना आपका क्या बोलते हैं मैं बता देता हूँ, एटोसेकेंड फिजिक्स। एटोसेकेंड फिजिक्स के अंदर इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए इन्होंने टेक्निक्स डेवलप करी है। अब इतना हम फिजिक्स वाले पोर्शन में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जो फोकस करते हैं वो नाम्स पे करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं क्यों मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ का पूरा इतिहास मैंने कल आपको बताया ही है। अब ये देखो, कल हमने देखा था कि मेडिसिन क्या आया था, ठीक है, आज आया है फिजिक्स का। अब इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हो। अब जैसे मैं आपको अपना, मैंने अभी जैसे ये नाम पढ़े हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप ये फिजिक्स वाले याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे ऊपर नाम लिखो एनी का, ठीक है, फिर लिखो पायरी और फिर लिखो फेरेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको याद करना है। ऐसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, बट ये मैं आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। और देखो आप एक चीज़ समझ लो, एमसीक्यू पेपर के अंदर ना आपको पूरा नाम नहीं भी पता हो, 1-2 वर्ड्स भी पता हो ना, आप आंसर लगा लोगे, ठीक है। तो देखो इसको अपन इस तरीके से समझते हैं, एनी एंड पायरी फ्रांस गए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनी एंड पायरी फ्रांस गए, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लो, एनी एंड पायरी फिजिक्स पढ़ने के लिए फ्रांस गए। क्या नाम है सबसे पहला, एनी, ठीक है, फिर आया पायरी और फिजिक्स पढ़ने के लिए कहाँ गए, फ्रांस गए। अब आप इसको ऐसे देखिए, एनी से बन गया एनी, पायरी, ठीक, फिजिक्स के लिए मतलब फिजिक्स का नोबेल प्राइज, और फ्रांस से फेरेंट का आप समझ सकते हो। तो ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। मेरे साथ 2-3 बार रिपीट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। एनी एंड पायरी फिजिक्स पढ़ने के लिए फ्रांस गए। आपको अपने हिसाब से याद होना है, बहुत अच्छी बात है, आपका IQ बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टली नाम याद कर सकते हो, कर लो, ठीक है। बट ये ट्रिक आपको मैंने बता दी है। एक बार ये जब सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना, तो एक दिन सबकी ट्रिक बना के सबको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, अर्मेनियन पार्लियामेंट वोट्स टू ज्वाइन ICC, स्ट्रेनिंग टाइज विद एलआई रशिया।
देखो क्या है, अर्मेनिया जो है ना वो अभी काफ़ी संकट में है। क्यों? अजरबैजान की वजह से, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अर्मेनिया को देखो मदद के लिए रशिया भी ओपनली नहीं आ रहा था। रशिया का क्लोज एलाय, लेकिन रशिया का क्लोज एलाय अजरबैजान भी है, मतलब रशिया अजरबैजान के साथ भी रिश्ते अपने मेंटेन रखता है। तो अब अर्मेनिया ने आईसीसी क्यों ज्वाइन किया है? अपने फायदे के लिए किया। इंटरनेशनल कोर्ट जो है हमारी, वो क्यों ज्वाइन किया, क्रिमिनल कोर्ट, कि कल को अजरबैजान उनके ऊपर कुछ करे तो आईसीसी के थ्रू वो जो है हेल्प प्राप्त कर सकें, ये वाली चीज़ है। बट अब आईसीसी के मेंबर बनने का एक प्रॉब्लम ये रहता है कि अभी देखो वारंट निकला हुआ है पुतिन जी के ऊपर, तो इसका मतलब अब अर्मेनिया में अगर पुतिन आएंगे तो उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा, जिस पे अर्मेनिया ने मना कर दिया है, ठीक है। अर्मेनिया की कैपिटल बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये था ये वाला। इसके बाद आज टेक्स्ट वाले पेज में आया हुआ है कि हाउ हैज़ नैग्रेनो करम्बाख स्टैंड ऑफ एंडेड। तो आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कशन किया था, लेकिन हाँ कुछ दिन हो चुके हैं, तो वो मैं अभी यहाँ पे फिर से रिवाइज करा दूंगा। लेकिन अभी पहली चीज़ जो समझना है कि कंटेक्स्ट क्या है। देखो पिछले महीने 20 तारीख को जो है ना दोनों कंट्रीज के बीच में काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि अनकही सी शांति हो गई। वो कैसे हो चुकी है कि भैया अर्मेनिया ने घुटने टेक दी हैं, अजरबैजान ने चीज़ें पकड़ ली हैं, कैप्चर कर लिया है। तो उस वजह से अब अर्मेनिया को समझ में आई है कि अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और टर्की का रोल मैंने आपको समझाया ही था कि टर्की भैया जो है बीच में आए हुए हैं अजरबैजान के सपोर्ट में, तो टर्की का भी सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब एक बार ये पूरा टॉपिक जो है इसको रिवाइज, टू फाइट अंटिल द एंड। देखो अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है और हर साल न्यूज़ में रहता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्या है इसका हिस्ट्री, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बेटर आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये है अर्मेनिया, ये है अजरबैजान, बीच में एक एरिया है जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, जिसको बोला जाता है नागोर्नो करम्बाख रीजन, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, एक अर्मेनिया है, एक अजरबैजान है, बीच में एक एरिया पड़ता है जिसमें नागोर्नो करम्बाख रीजन रहता है। यहाँ पे ज्यादा लोग जो है ना वो अर्मेनिया एक्सेंट के रहते हैं या इनके सपोर्टर्स ज्यादा रहते हैं, पर ये पड़ता आपका अजरबैजान के टेरिटरी में है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रिसेंटली 2020 में ये बहुत न्यूज में था। क्यों था कि 27 सितंबर 2020 को ना अर्मेनिया अजरबैजान दोनों के बीच में वॉर छिड़ जाता है कि ये करम्बाख रीजन जो है ये किसका है, ठीक। ये वॉर लड़ते लड़ते जो है फाइनली अजरबैजान इसको जीतता है और अजरबैजान के कंट्रोल में आपका नागोर्नो करम्बाख एरिया आ जाता है। कब होता है? 10 नवंबर को। फिर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि सीज फायर करेंगे, कोई अब एक दूसरे की फोर्सेस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन 13 दिसंबर 2020 को फिर वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। फिर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और समय समय पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊं ना, उससे पहले इस एरिया का थोड़ा सा आपको मैं इतिहास बताना चाहता हूं। आप यहां पे देखिए, पहले तो ये आपका अजरबैजान है, इसके बगल में जस्ट क्या है, कैस्पियन सी है, इधर आपका टर्की है, ठीक है, इधर टर्कमेनिस्तान हो गया, इधर आपका ईरान हो गया, ठीक, फिर रशिया है ये ऊपर, ये यूक्रेन हो गया। कैस्पियन सी के बगल में है अजरबैजान, तो इससे आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के मामले में काफी रिच होगा। तो अजरबैजान की मेजर इकोनॉमी जो है ना वो ऑयल एंड नेचुरल गैस से ही चलती है, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा और इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना होगा कि अजरबैजान और अर्मेनिया ना पास्ट में पार्ट हुआ करते थे किसके? यूएसएसआर के। यूएसएसआर होता था जिसमें रशिया होता था, आपका एस्टोनिया होता था, लैटविया होता था, लिथुआनिया होता था, बेलारूस होता था, यूक्रेन होता था, मोल्डोवा होता था, जॉर्जिया होता था, आपका यूक्रेन भी उसका पार्ट था, लड़ रहे हैं। अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो ये आपका पूरा यूएसएसआर होता था। तो यूएसएसआर जब होता था ना, तो यूएसएसआर ने ये बात कह रखी थी कि ये जो आपका करम्बाख वाला रीजन है ये अजरबैजान के कंट्रोल में रहेगा। ऑल्दो वहाँ के लोग ये कहते थे कि भाई हम तो अर्मेनिया के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। देखो जो अजरबैजान की पॉपुलेशन है ना वो 99% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है वो, और अर्मेनिया इज ज़्यादा 99% के आसपास क्रिश्चियनिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि और पॉपुलेशन वाइज अजरबैजान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू द अर्मेनिया। तो जब यूएसएसआर होता था तो यूएसएसआर के दबाव में दोनों कंट्री शांत रहती थी और अजरबैजान के अंडर में ही आपका ये करम्बाख वाला रीजन चलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब समय के साथ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने लगा, 1920 में इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट उठी अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, तब फिर यूएसएसआर ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि भाई ये एरिया जो है अजरबैजान को दे दो,
इसमें ज़्यादा कुछ करो मत। लेकिन चीज़ें जो है ना वो तब भी इतनी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो नहीं पाई। अर्मीनिया जिसमें देखो 30 लाख जनता है, 95% क्रिश्चियंस हैं। अजरबैजान विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़ 99% हुम आर मुस्लिम। तो क्या हुआ 1920 में यूएसएसआर और अर्मेनिया के बीच में, फिर गलत बोल दिया, अर्मेनियन अजरबैजान के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है कि भाई ये करम्बाख वाला रीजन किसका है। तो यूएसएसआर जो है ना इसमें वो इंटरफेयर करता है और वो कहता है कि चलो यार तुम रखो, अजरबैजानी कंट्रोल में दो इसको। तो अर्मेनिया जो कि यूएसएसआर का पार्ट था तो उनकी बात सुन के वो शांत हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है 80s आते आते यूएसएसआर खुद डिसइंटीग्रेट होता रहता है, यूएसएसआर की पकड़ खत्म हो जाती है। उस समय अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फिर से वॉर टाइप की सिचुएशन आ जाती है कि करम्बाख जो है वो रीजन किसका है। 1994 में रशिया इंटरफेयर करता है और ये कहता है कि यार ये अर्मेनिया के कंट्रोल में रहेगा, और अजरबैजान पहले तो मान लेता है लेकिन फिर बाद में फिर धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। 2020 में क्या होता है, 2020 में ना अजरबैजान की इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है। उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, किसी कंट्री की इकोनॉमी खराब होती है, तो कंट्री के जो हेड होते हैं ना वो फोकस डाइवर्ट करने के लिए नेशनलिज्म की भावना लेके आते हैं। और ये भी कारण बताया जाता है कि अजरबैजान ने वॉर छेड़ दिया होता है अर्मेनिया के ऊपर 2020 में, और जैसे कि मैंने आपको बताया वो वॉर जो है वो जीत जाता है कौन, अजरबैजान। अब अजरबैजान ये वॉर कैसे जीतता है, इसको फुल सपोर्ट मिलता है किसका, टर्की का एंड इजराइल का। इजराइल इनको हथियार बेचता है, टर्की भी इनको काफ़ी मदद करता है, पैसे रुपए सब कुछ। टर्की क्यों मदद करता है, देखो पहली चीज़ तो मुस्लिम कंट्री है तो वो एक ये भी कारण है। दूसरा कि ऑटोमन एम्पायर जब होता था, जो कि आज की डेट में टर्की है लेकिन पहले हम उसको ऑटोमन एम्पायर बोलते थे, तो टर्की जो है ऑल्दो ऑटोमन एम्पायर वॉज वेरी बिग बट वो इनिशिएट टर्की से ही हुआ था, तो उनका वर्चस्व होता था उस एरिया में। तब भी उस समय भी ऑटोमन एम्पायर की अर्मेनिया से नहीं बनती थी, इसीलिए भी टर्की जो है वो अजरबैजान को ज़्यादा सपोर्ट करता है, एक रीज़न ये भी है। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है। अब रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया जो है ना उसका अजरबैजान भी दोस्त है, अर्मेनिया भी दोस्त है, और इसीलिए जब भी इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, ये दोनों के दोनों रशिया के पास भाग जाते हैं। अभी ये आज की न्यूज़पेपर में क्यों आया है, क्योंकि अब देखो क्या है ना, रशिया ये अपने आप यूक्रेन से लड़ने में बिजी है, रशिया के पास कहाँ इतना समय कि अब वो ये सब कराए। तो जब रशिया उधर बिजी है ना तो ये दोनों कंट्रीज आपस में थोड़ा थोड़ा लड़े जा रहे हैं, और ज़्यादा जो डोमिनेंस है ना वो अजरबैजान ही दिखाता है, जो कि आप कह सकते हो कि ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा सपोर्ट है उसके पास। अर्मेनिया के पास क्या है ना, हथियार इतने अपग्रेडेड नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का आप अनुमान लगाओ तो कितना ही कम है आप देख सकते हो। प्लस फिर अजरबैजान को टर्की का फुल सपोर्ट रहता है, टर्की इन इटसेल्फ इज ए गुड डिफेंस इक्विपमेंट वाला कंट्री, इतना सारा इंपोर्ट करता है, कुछ भी दे देगा काम चल जाएगा, तो ये भी है। प्लस टर्की का अपना और भी यहाँ पे लाभ है, जैसे कि क्या है कि अजरबैजान देखो ऑयल रिच कंट्री है, और अजरबैजान जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टर्की के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री ही अजरबैजान है। तो टर्की को इसलिए भी अजरबैजान पसंद है, और वही होता है ना गिव एंड टेक रिलेशन, तो वो वाली चीज़ है, तो वो यहाँ पे करा जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें टर्की और क्यों सपोर्ट करता है अजरबैजान को, तो ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान ना एक जीनोसाइड करी थी जिसको अर्मेनियन जेनोसाइड बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया था कि ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने बहुत सारे अर्मेनियंस को मार डाला था। तो वो भी एक कारण है, मतलब उस समय से जेनोसाइड करे बैठे हैं, मतलब उस समय से दुश्मनी चल रही है अर्मेनिया के साथ टर्की की। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से टर्की जो है ना वो फुल सपोर्ट करता है किसको, अजरबैजान को, और जिसकी वजह से आपका अर्मेनिया जो है बेचारा परेशान रहता है। इस पूरे रीजन में एक और टर्म है, जैसे कि इसको बोलते हैं द लाचिन कॉरिडोर। ये लाचिन कॉरिडोर कहाँ है, तो ये कुछ इस जगह पड़ता है करम्बाख में। इसमें क्या हुआ था 2020 के अकॉर्डिंग, ये 5 साल के लिए ना इसका कंट्रोल जो है वो रशिया के पास है। अगर आपसे पूछ रहे हैं लाचिन कॉरिडोर क्या है या कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है करम्बाख रीजन में ही, और 2020 का जब एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये 5 साल के लिए रशिया का कंट्रोल है इसके ऊपर। तो ये पूरी चीज़ थी अर्मेनिया अजरबैजान का, आपने जाना। और सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, देखो इसको ना लोग इंडिया और पाकिस्तान से भी सिमिलर करते हैं बहुत बार। तो देखो होता क्या है ना कि जैसे अर्मेनिया अजरबैजान के अंदर वहाँ पे स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये बताया जाता है कि अजरबैजान तुम्हारा दुश्मन है, अजरबैजान में कि अर्मेनिया तुम्हारा दुश्मन है, और नेशनलिज्म की भावना वहाँ पे मतलब एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में करके बहुत जाग जाती है।
जैसे हमारे यहाँ पे भी आप देखो, पाकिस्तान को एक हम बचपन से ही कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, आसपास की चीज़ों के माध्यम से ये मान के चलते हैं कि हाँ यार, दे आर आवर एनिमी, और ऑल दो पाकिस्तान की हरकतें भी वैसी हैं, बट आर्मेनिया अजरबैजान में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कारण का, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये भी रहता है कि जब इलेक्शन आ रहे होते हैं या कुछ ऐसा हो रहा था, तो अजरबैजान में जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना, वो नेशनलिज्म लोगों के मन में लाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को करते हैं। जैसे कि देखो, नेशनलिज्म का फ़ायदा लेके ना बहुत कुछ किया जा सकता है। नेशनलिज्म जैसे कि क्या होता है ना, कि सब लोग इकट्ठे होकर फिर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट होती है उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक साइड हो जाती है। तो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। टर्की को सपोर्ट करता है, मैंने आपको बताया हिस्टोरिकली ही टर्की ने आर्मीनिया को सपोर्ट नहीं किया है, आर्मीनिया के अगेंस्ट में रहा है हमेशा। अजरबैजान उनका फेवरेट है, प्लस अजरबैजान काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। रशिया भी देखो, वही वाली बात है, रशिया और टर्की की भी बनती है। तो रशिया अजरबैजान से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, आर्मीनिया से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, दोनों ही उसके पार्ट हैं। तो रशिया पीछे से रहता है, बैक चैनल टॉक्स करता है, और इनके बीच में छोटे छोटे वॉर होते रहते हैं। अब आज की जो न्यूज़ है उसको भी खोल लेते हैं।